डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, हरियाणा सेट। ये मनोज बरजाती ने ये पेपर मुझे भेजा। उन्होंने मुझे बताया है कि ये 2019 की पेपर है, मुझे पता नहीं है। और ये एग्ज़ाम मुझे लगता है ये सेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। इट डजंट मैटर कि इसका नाम एग्जैक्टली क्या है और किस साल की, ये भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें तो 100 क्वेश्चन देखने हैं और उससे उसके थ्रू जो है आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। इस विचार से ये पेपर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि काफ़ी सारे बातें करनी है, शुरुआत करते हैं हरियाणा सेट 2019 पेपर इन पॉलिटिकल साइंस, analysis, explanation and lot of additional information which will be useful for all competitive exam, particularly UGC NET. इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हो, आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी जो है बैच शुरू हो चुका है नेट JRF दिसंबर साइकिल का। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपको यूजफुल हो सकता है सेट असिस्टेंट प्रोफेसर SSB PGT एग्जाम के लिए भी, तो ये दिसंबर तक ये बैच चल रही है। इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यदि आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर @polschelp@polschelp.in। काइंडली इसी पे भेजें और जरूर लिखें कि आप किस बैच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि CUET PG की बैच भी चल रही है। दिस इज द बुक जो सबसे सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होते हैं, ये 3 बुक के बगैर वो एग्जाम नहीं देते हैं। ये कोई ऐसी बात, अनोखी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको बताएंगे आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूं। ये अलग बात है कि मैंने ही इस बुक को ऑथर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि दीज आर द बेस्ट 3 रिसोर्सेज फॉर UGC नेट अवेलेबल। ऑफकोर्स कोई चीज बहुत अल्टीमेट तो नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें भी कमियां हैं और सुधार की जा सकती है, लेकिन ये आपको गुड एनफ होगा आपके अंदर के जादू को जगाने के लिए। इसमें से फर्स्ट है एग्जाम गाइड UGC नेट की, जो इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है। इसकी यहाँ पे लिंक दी गई है। सेकेंड है, यदि आप बेस्ट 1000 MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं UGC नेट के लिए, तो दिस बुक है जो अमेजन पे है। इसकी डायरेक्ट लिंक यहाँ दी गई है। और इन जनरल किसी भी एग्जाम, यदि आप पॉलिटिकल साइंस का देना चाहते हैं, तो इस बुक के बगैर आपको नहीं देना चाहिए। इसमें 1500 बुक हर लेवल के हैं। कुछ बहुत आसान भी हैं, मीडियम है, टफ है, एंड मेनी 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 गुड क्वेश्चंस। तो ये 3 बुक को जो आप फॉलो करें, इसकी भी यहाँ पे लिंक दी गई है। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। और जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं, कुछ डिस्क्लेमर या जनरल ऑब्जर्वेशन इस पेपर के बारे में। इन्होंने क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे सेट में पूछते हैं, इन्होंने कोशिश किया है अच्छे क्वेश्चन पूछने की। कई क्वेश्चन को इन्होंने टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे कोशिशों में ही इन्होंने गलतियां भी की है और वेग भी बनाया है, जैसा हर जगह होता है। कहीं कहीं पे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, इसका मतलब आप और थोड़ा रिसर्च कर लेना, लेकिन क्वेश्चन इन जनरल आपको काफी नॉलेज दे करके जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आते ही, सोशल मूवमेंट का नाम आते ही आपको RTI जरूर याद आना चाहिए। राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है और इसके जो फाउंडर हैं बेसिकली अरुणा रॉय हैं, लेकिन निखिल दे और शंकर सिंह और बाद में अरविंद केजरीवाल इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल को, और मुझे लगता है अरुणा रॉय को भी, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। केजरीवाल को जरूर मिला है, अरुणा रॉय को चेक कर लीजिएगा। लेकिन RTI मूवमेंट के ये लोग एक तरह से प्रोपोनेंट्स हैं या चीफ जो मूवमेंट के लीडर्स ये लोग रहे हैं। सो राइट टू इंफॉर्मेशन से MKSS जुड़ा हुआ है। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। इस टाइप का क्रूड स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स होगा, और इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट बिल्कुल ही गलत है। तो दोनों ही गलत है। सो मैंने यहाँ पे ऐसे पूरा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बोथ आर रॉन्ग। ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लॉ रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट और रिपील ऑफ सेकेंड हाउस इन स्टेट। सेकेंड हाउस इन स्टेट का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उससे संबंध जो आर्टिकल है, मुझे लगता है 169 या 170 होगा, पढ़ लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। उसमें जो प्रोसेस ये है कि जो यहाँ C में दिया गया है कि इसकी रिजोल्यूशन की होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में। ये वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करे और फिर पार्लियामेंट जो है उस पर लॉ इनैक्ट करे।
जो कि सिंपल मेजोरिटी से होती है। यदि ऐसा होगा तो वो क्रिएट होती है। इसी तरीके से ये रिपील या इसका एबोलिशन भी हो सकता है सी। बस ये जानना चाहिए। यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें कि आपको शेड्यूल और उसमें जो सब्जेक्ट है उसको मैच करना है। वी ऑल नो कि फोर्थ शेड्यूल में जो एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है, तो ए के 3 और उससे ही मुझे लगता है कि आपका ये क्रैक हो जाता है। इट इज सो इजी। बाकी आप इसको मैच कर लीजिएगा, लाइक 5th एंड 6th शेड्यूल। यहाँ 6th शेड्यूल दिखता है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से है, रीजनल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको एक तरह से मैंडेट है या रिकॉग्निशन है। और 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म के एक्ट को बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यूज। ब्रिटिश सिटीजन लिविंग इन इंडिया, फॉर दैट मैटर एनी सिटीजन जो फॉरेन के हैं, मतलब फॉरेनर्स कैन नॉट क्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। इसको आप मैंने कई जगह दिया है। जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 15 और 16 हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम जो 6 फ्रीडम है, और जो कल्चरल राइट्स है, ग्रुप राइट, ये फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। बाकी जो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब बिल्कुल अवेलेबल है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो केवल यही जो है आर्टिकल 19 के तहत आती है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं होगा। बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फॉरेनर और इंडियन दोनों को अवेलेबल है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो ये तो आप 11 ड्यूटीज को एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं अभी से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टू प्रोटेक्ट होली एनिमल मुझे नहीं लगता है। तो एनिमल को होली और फिर प्रोटेक्ट करना, बाकी सब जो है protecting the rich heritage and composite culture, development of scientific temper and spirit of inquiry, strive for excellence in all sphere of individual and collective activities है ये सब। तो 1, 3, 4। According to Indian Constitution, the constitutional amendment on the following subject require confirmation by the legislature of at least half of the state. तो ये यहाँ मैंने दे दिया है। आर्टिकल 368 का ये पार्ट है कि यदि कोई आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 73 चेक कर लिया किससे है, आर्टिकल 162, आर्टिकल जितने भी फेडरल नेचर के जो हैं वो आर्टिकल 241, आर्टिकल 279, इन सब को यदि चेंज करना हो, या चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, आप चेक कर सकते हैं सब क्या है। बट बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ सारे फेडरल नेचर के हैं। जैसे 7th शेड्यूल को यदि चेंज करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट हो, चाहे 368 को ही अमेंड करना हो, तो इन सब के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अलावा 50% ऑफ स्टेट के लेजिस्लेचर से जो है वो रेटिफिकेशन भी चाहिए। मतलब आपको 2 तरह की मेजोरिटी का कॉम्बिनेशन चाहिए। 1 इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मीन्स कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3, एंड जो लोग वोट कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में जो है 50% मेजोरिटी से ऊपर हो। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसमें फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा ही इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये नहीं है। इसको बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसको तो इवन अमेंडमेंट माना तक नहीं जाता है, नए स्टेट को बनाना, चेंज करना, बाउंड्री एंड ऑल। सो इट विल बी 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करती है, इलेक्शन सिंबल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंडक्ट करती है। तो एक ही बच जाता है, सेटल द इनिशियल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन। परहैप्स इन्होंने यहाँ पे अब देखिए वेग है, इनिशियल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन को सेटल करना, ये हो सकता है जुडिशियल, मतलब यदि इलेक्शन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है उसके अगेंस्ट में आप इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सेटलमेंट की बात शायद ये कर रहे हैं। यहाँ पे आके ये क्वेश्चन वेग हो जाता है, तो लेकिन यही एक हो सकता है। मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, थोड़ा सोचिएगा इस पे। 9 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज नॉट बेस्ड, नॉट करेक्ट है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ये सही है, ये इनडायरेक्ट था। उस समय एडल्ट सफरेज में तो सबको जो है फ्रेंचाइज राइट नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये रॉन्ग है, तो पहला रॉन्ग मिल गया। 2,
तो 2 जरूर होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और 1 जो है वो करेक्ट है, तो 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं, तो एक ही होगा 2 और 3। 3 देखते हैं, इट वॉज मल्टी पार्टी बॉडी। अब यहां आके ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये भी सही है कि ये मल्टी पार्टी बॉडी था, कांग्रेस और अदर पार्टी। इसका मतलब 3 जो है वो कभी नहीं रॉन्ग हो सकता है। इसका मतलब ओनली 2 है, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ओनली 2 इज रॉन्ग। लेकिन इसका कोई भी आंसर वैलिड नहीं, इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाता है। A person convicted as criminal cannot contest an election. This has been decided by which body? ये जो है पार्लियामेंट ने बाय एक्ट ये डिसाइड किया। वो कौन सा एक्ट है जिसमें ये सब बातें लिखी गई है कि कोई क्रिमिनल जो कन्विक्टेड है वो नहीं चुनाव में भाग ले सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट मैच करने को है। अब यहां पे भी ये काफी वेग हो गए हैं। देखिए, वोट ऑन अकाउंट जो है वो बहुत सिंपल है। वोट ऑन अकाउंट क्या होती है? देखिए, वोट ऑन अकाउंट यहाँ लैंग्वेज जो भी दिया हो, यहाँ कंफ्यूजिंग है 1 और 4 के बीच में। लेकिन वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि बजट अभी पास नहीं हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट को चलाना है, मिनिस्ट्री को चलाना है, तो आपको एक तरह का जो है एडवांस दे दिया जाता है कि ठीक है, पूरे साल भर का मान लीजिए 1/6 जो है वो 2 महीने में आप खर्च कर लीजिए, और वो आपका एडजस्ट हो जाएगा जो आपके डिमांड फॉर ग्रांट पास होंगे। तो इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये तब होता है जब कोई सरकार जो है फुल बजट पास नहीं प्रेजेंट कर पाती है, तो वो वोट ऑन अकाउंट कर देती है। 2 महीने के लिए इलेक्शन होने वाला है, फिर जो नई सरकार आएगी वो फुल बजट जो है वो पास करती है। तो इसको आप यहां देखेंगे तो 2 बनता है इसमें, लम सम फंडिंग विदाउट डिटेल एस्टिमेट और ग्रांट इन एडवांस ऑफ बजटरी अप्रूवल अंडर कंसिडरेशन। तो 4 ज्यादा सही लगता है, तो यहाँ पे बी मुझे लगता है सही है। ए का 4। और वोट ऑन क्रेडिट जो है, इस तरह का टर्म बहुत इंडिया में प्रचलित है नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ ग्रांट, चलिए अभी इसको ऐसे रखिए और आगे पढ़िएगा, मुझे बहुत अच्छा कोई मिला नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट इज वेरी कॉमन, ये तो यहाँ पे है। एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अप्रूव बजट, मतलब ऐसा होता है कि जो बजट अप्रूव होती है किसी मिनिस्ट्री की, उससे यदि आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, कुछ ऐसी निकल के आ गई, तो आपको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट से। तो ये है। और फिर अगेन रिडंडेंसी डिमांड फॉर ग्रांट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है, ये भी कहीं से उन्होंने टर्म लिया है। तो लम सम फंडिंग विदाउट डिटेल एस्टिमेट, ये पूरा वेग है, लेकिन ये ठीक है। Which one of the following is not included in the concept of political culture? ये भी जो है एक वेग है, जैसे सिविक वर्च्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टिसिपेटरी एंड प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी भी इंक्लूड किया जा सकता है पॉलिटिकल कल्चर में। अरेंजमेंट बाय रैशनल ब्यूरोक्रेसी, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सर्च ऑफ एबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगेन ये सब वेग क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए देखिए क्या जगलरी करते हैं और कैसे गलतियां कर देते हैं। द मॉडर्न आइडिया विच मेड डेमोक्रेसी वायबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये बहुत अच्छा है। मतलब केवल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, की पीपल वोट और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बिहाफ में गवर्न करते हैं, इसी से मॉडर्न डेमोक्रेसी चल पाई है। सो रिप्रेजेंटेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शायद ये क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ गलत है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी तो है ही, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इट इंश्योर्स दैट क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल क्रिमिनल को नहीं देखता, स्टेट जो मेंबर स्टेट है उनके अगेंस्ट में केस इस पे दर्ज होता है। इट्स कंपल्सरी जुरिडिक्शन इज ओवर ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, कंपल्सरी जुरिडिक्शन नहीं है। इसमें क्या है, हम मैंने दिया है, द कोर्ट जुरिडिक्शन इन कंटेंशियस केस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट इसके लिए एग्री करेंगे वही उन्हीं पर इनका जुरिडिक्शन होता है। ऐसा नहीं है जैसे इजराइल एग्री नहीं करेगा तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लागू ही नहीं हो पाएगी। एक तरह से मतलब कोई मायने इसका नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। तो 1 केवल जो है, ओनली 1 इज करेक्ट। आई थिंक इट इज ओके, क्योंकि ये भी जो है क्रिमिनल्स आर पनिश्ड, ये भी पूरा सही नहीं, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट में केस होती है।
सांग्रीला डायलॉग जो है वो मैंने कई बार बताया भी है, सिंगापुर में ही आयोजित की जाती है, सांग्रीला होटल में होती है, तो ये तो सही है। और ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी नहीं है, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, केवल गवर्नमेंटल एजेंसी इसमें शामिल होती है। सो ओनली 2 नहीं, 2 जो है ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। Who advocates the idea that distributional equality should be related to equalizing people's power? ये जो पूरा लाइन है इसको आप 4-5 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। यही कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का एक लाइन में कॉन्सेप्ट है माइकल वॉल्जर का। Whose name is related to the concept of justice as fairness? अब यहाँ के क्वेश्चन सुपर इजी हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये भी आसान है। जॉर्ज हॉलैंड सबाइन जो है वो हिस्टोरिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो ए का 1 से ही आपने 50-50 गेम खेल लिया। बी का 2 या 4 में देखें तो जॉर्ज कैटलिन जो आप में से कई लोगों को पता नहीं हुआ, ये टफ है, ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। लियो स्ट्रॉस फिलोसॉफिकल अप्रोच, और ग्राहम वॉलस ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नाम के बुक के थिंकर साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो आप मैच कर लीजिएगा। Which of the following view is not compatible with Gandhism? यहाँ भी आके ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें 2 गलत हैं। फिक्सिटी ऑफ आइडियाज मतलब आइडिया एकदम फिक्स है, चेंज नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं है। और स्टेट इज एबल भी नहीं है। तो 2 सही तो होगा नहीं, बाकी ये दोनों सही हैं, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर वी ऑल शुड नो, ये है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में। इस सब का डेट भी आपको पता होना चाहिए। दलित पैंथर उन्होंने एस्टेब्लिश किया ही नहीं था। Who among the following perceive the state as an embodiment of the collective consciousness of the culture of the people? Of course Hegel। मतलब स्टेट जो है वो मैनिफेस्ट करता है जो कॉन्सियसनेस का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एट द हाईएस्ट लेवल, जिसको आप वर्ल्ड स्पिरिट कह सकते हो, हेगेल। Aristotle's declaration that man is by nature a political animal did not mean which of the following? तो यदि आप पढ़ें तो man can live in a good life only in the political community or state. Politics is an ethical process that concerns creation of just society, सही है। There is a distinction between state and civil society, not at all, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई नाता इससे नहीं है। Politics is an excellent science which is essentially an attempt to create a good society, ये सब कहा जा सकता है सी को छोड़ करके। ध्यान दीजिए कि सिविल सोसाइटी नाम की कोई कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल के टाइम में थी भी नहीं। कार्ल पॉपर's book Open Society and Its Enemies is a critique of thought of whom among the following? ये बहुत अच्छा एक जानकारी आपको देता है कि ओपन सोसाइटी के एनिमी इन्होंने करार दिया था प्लेटो, हेगल और मार्क्स को। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक फिक्सिटी ऑफ आइडिया जो भी आपने देखा वो है, डिटर्मिनिज्म है, एक तरह का टोटलिटेरियन जैसा दिखता है, ऊपर से थोपा हुआ मोनिज्म, कोई प्लुरलिज्म नहीं है, मतलब एक तरह की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सबको जो है उसी में फिट होना है। प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स। द बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेल इन ए स्टेट ऑफ अफेयर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मे बी मे नॉट बी, बट ठीक है। द स्टेट इज द मेन एक्टर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी अपने आप में फॉल्स नहीं है, ट्रू है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है कि इसीलिए ऐसा है? आई डोंट नो। मेरे अनुसार से बी होगा, लेकिन आई डोंट नो द आंसर। कई बार इस तरह के इवन इसको भी ए टिक मारते रहे, इसका ऑफिशियल आंसर क्या मुझे नहीं पता, बट बी मुझे लगता है सही। Which of the following option is correct? Correct. Neo Just War Doctrine, जॉर्ज बुश। अभी आप छोड़ दीजिए। एफ पाक मतलब अफगानिस्तान पाक पॉलिसी ओबामा ने दिया था, ये सही है। तो 2 जरूर होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म इसमें नहीं है। इन दोनों में 1-2 कॉमन, इसका मतलब 1 जरूर सही है। 3 को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोफी अनान जब थे उसी टाइम में एमडीजी से एसडीजी में एक तरह से इवोल्यूशन हुआ था, तो ठीक है, उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3। इसका मतलब है कि ये गलत होगा और ये गलत है। एटम फॉर पीस जो स्पीच है ये ड्वाइट आइजनहॉर ने दिया था 1951-52 में। उसी के बेसिस पे
जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ। 26 देखिए, टू ब्रिंग अबाउट पीस मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी आर यूज्ड। अभी हम लोगों ने देखा कि सांग्रीला ट्रैक 1 डिप्लोमेसी यूज करती है, ट्रैक 2 नहीं यूज करती है। तो ट्रैक 1 जो है ऑफिशियल डिस्कशन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। ट्रैक 2 जो है इसमें सिविल सोसाइटी, जो ओपिनियन लीडर, बड़े बड़े लोग, कॉरपोरेट, एमएनसी, उसके थ्रू होती है। और ट्रैक 3 पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। तो ये तीनों जो है सही है। मैच करना भी आसान है। नाम के जो डिफरेंट समिट हैं, फर्स्ट आपको पता है कि 1961 बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया की राजधानी थी। सेकंड समिट जो है वो कैरो में होता है, सही है, इजिप्ट। ए का 4, तो ए का 4। और फिर थर्ड समिट जो है वो बी का 3 लुसाका में होती है। लुसाका कहाँ है, चेक कर लीजिए, अफ्रीका, कहाँ था ना, चेक कर लीजिए, लुसाका में होती है। और फिर सी जो है 4 समिट बहुत ही फेमस है, अल्जीरिया, अल्जीरिस में होती है, जिसमें कि न्यू इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की जाती है। और डी 5th समिट कोलंबो, श्रीलंका में होती है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट? तो इसमें यदि हम देखें तो पोखरण जो फर्स्ट है, फर्स्ट पोखरण 1974 में होती है। इससे पहले यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है 1962 में। इससे पहले तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तो 1991 सब में शुरू होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, और ये 1971 में। तो आप आराम से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होता हुआ होगा, तो एक ही है, तो इसको टिक कर लीजिए। लिमिट टू ग्रोथ जो है क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया था। जो लिमिट टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है, क्या वो सस्टेनेबल है, उसकी कोई लिमिट है? यस। उससे अधिक होने का मतलब है कि आप अपने पैर को काट करके ही, मतलब जिस डाली में बैठे हैं उसको काट के ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इट वाज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट लिमिट टू ग्रोथ जो क्लब ऑफ रोम की है, ये सब एक सेमिनल काइंड ऑफ टेक्स्ट है, जो कि इकोलॉजिकल इशू को सेंटर स्टेज में लाती है। इसके साथ में आपको याद रखना चाहिए 2 और बुक को, एक रैचल कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग और जेरेथ हार्डिन का द डिलेमा, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, द साइलेंट स्प्रिंग एंड लिमिट टू ग्रोथ। और चौथा जो आपको याद रखना चाहिए वो बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987 में, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है वो डिस्कोर्स में आया। Which of the following right is not included in the second generation of human right? First generation जो है civil rights है, जो यहाँ पे एक है भी, right to freedom of speech, right to life, liberty, right to जो first right to vote and all. जो second generation right है वो socio economic right है, like right to education, health, housing, ये second generation right है। और third generation right जो है वो group right हो जाती है, एक पूरे समूह को, एनवायरमेंटल राइट, न्यू काइंड ऑफ राइट, राइट टू डेवलपमेंट एंड ऑल। तो इसमें ये नहीं आएगी, ये फर्स्ट जेन राइट हो गई। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले कौन आएगी, पेरिस कॉन्फ्रेंस। तो ये बेसिकली कॉप, यदि आप कॉप को फॉलो करते हैं तो थोड़ा पुराना है। जैसे दोहा कॉन्फ्रेंस जो है कॉप, ये कॉप 18 के नेम से होती है 2012 में। उसके बाद फिर वॉर्सो जो कॉप है या वॉर्सो कॉन्फ्रेंस जो है वो 2013 में होती है। और फिर 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस होती है 2015, जिसको कॉप 21 भी कहते हैं। और फिर बॉन कॉन्फ्रेंस जो है, एक जब कॉप होती है तो उसका मिड जो रिव्यू होती है बॉन में होती है, तो फर्स्ट टाइम 2017 में, अभी 2024 में भी हो रहा है। तो ये सही है, थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू व्हाट? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC को जिन्होंने साइन किया था। और ये कब हुई थी ये कन्वेंशन साइन? रियो समिट 1992 के बाद। अब यहाँ पे जो मैच करना है, इसको शायद आप इससे कर सकते हैं कि PTBT जो है, मैं हमेशा याद रखता हूँ 1963 पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो B का 3 और इससे देखिए आपका हो जाता है क्या, ये क्रैक हो गई। अब आप मैच कर लीजिएगा, जैसे 1 का
यहाँ पे देखिए ए का 2 है तो सॉल्ट 2 जो है वो 1917, बाकी मैच करके ही आप आगे बढ़िएगा। एजरसन देखिए, द मिनिस्टर्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड, लीगल एंड पनिटिव। बिल्कुल, मिनिस्टर का 100% कंट्रोल अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, जो कि लीगल और पनिटिव भी है, मतलब सजा भी दे सकते हैं। रीजन है, मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक एंड एरर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यस, पीपल के लिए अकाउंटेबल कौन होते हैं? जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो मिनिस्टर को अकाउंटेबल होते हैं, और मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट पीपल को। तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इसको आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है, एक्सप्लेन करता है थोड़ा बहुत क्यों ऐसा है। अब यहाँ पे भी थोड़ी मैच में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जनरल सेक्रेटरीट में तो जो जनरल मिनिस्ट्री है वो पॉलिसी मेकिंग में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो ए का 2 चलिए ठीक है, बी का 3 चूंकि दोनों में है तो बी का 3 होगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। तो सी का देखिए क्या होगा, नीति आयोग इज, यहाँ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स करती नहीं है, लेकिन चलिए। फाइनेंस कमीशन चूंकि ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड ये करती है, तो इसीलिए ये सही है। लेकिन नीति आयोग को जो उन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ऐसा उसका कोई अब काम रह नहीं गया, थोड़ा ये इन्होंने गलत लिखा है। बजट इज ए टूल फॉर व्हाट? फिस्कल प्लानिंग, फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी, टू कंट्रोल द लेजिस्लेचर तो कभी नहीं होगा, तो 1 2 3। The first country in the world to introduce right to information, we all know Sweden, ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑम्बड्समैन भी वही हुआ था, याद कर लीजिए। The main function of higher public service in developing country, higher public service याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है war, maintaining peace and order। peace and order जो है लोअर जो है ब्यूरोक्रेसी करती है। हायर पब्लिक सर्विस जो है that is not related to maintaining peace and order, लेकिन ये सब से जरूर जुड़ी है supporting the structure of development policy, tool of social change, advising minister। तो 1 3 4 is correct। यहाँ मैच करना है, शरद जोशी जो है पीजेंट फार्मर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ए का 3, तो इसी से 50-50 आपने खेल लिया। बी का दत्तोपांत तेंगड़ी जो हैं वो राइट विंगिस्ट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आरएसएस से भी कुछ इनका नाता है, और ये वर्कर्स मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, शायद हिंद मजदूर सभा एंड ऑल। तो बी का 4 तो यहाँ पे इससे क्रैक हो जाती है। बाकी आप सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो निर्मला देश पांडे गांधीयन हो गई। Who has analyzed leadership as a circular response? Of course, Mary Parker Follett। सर्कुलर रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है कि लीडरशिप इज नॉट ए वन वे अथॉरिटी, कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। सबऑर्डिनेट और जो लीडर होते हैं वो सर्कुलर रिस्पॉन्स से एक तरह से नाता होता है। मतलब ये होता है कि दोनों जो कन्वे करते हैं मैसेज, वो एक कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं चेन में होती है। सर्कुलर रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जितनी प्रीवियस कम्युनिकेशन है उसका असर भी जो उस समय में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस पर पड़ता है। मतलब जब कोई ए बी को कम्युनिकेट कर रहा होता है तो बी जो सुनता है वो ए का प्रेजेंट कम्युनिकेशन जो पी है और ऑल पास्ट कम्युनिकेशन उसके मायने को सुनता है, और फिर बी जब कहता है तो ए भी उसके प्रेजेंट कम्युनिकेशन ऑल पास्ट कम्युनिकेशन। दिस वे ए काइंड ऑफ इंटरैक्टिव जो नाता होता है, कम्युनिकेटिव नाता होता है लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में, उसको हाईलाइट करती हैं मैरी पार्कर फॉलेट का सर्कुलर रिस्पॉन्स, लीडरशिप एज ए सर्कुलर रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप जो है वो सब कुछ करता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करता है, फाइनेंस करता है पॉलिटिकल पार्टी को, गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है लॉबी करके, एडवोकेसी करके, प्रचार करके, लेकिन पॉलिसी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए 1 2 3 होगा नॉट ट्रू, ओनली 4 इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Political culture has a participatory approach such as political socialization। सही है। The study of political culture focuses on the tendency of people and their possible effect on politics। Political culture cannot be studied empirically। ये wrong है क्योंकि एलमंड, गैब्रियल एलमंड और सिडनी भरवा ने इंपेरिकली 5 कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी किया सिविक कल्चर बुक लिखने के लिए।
इसलिए ये तो इसका मतलब कि सही होगा, पॉलिटिकल कल्चर इज ए सेट ऑफ बेसिक पॉलिटिकल ट्रेंड्स। पीस मूवमेंट को हम न्यू सोशल मूवमेंट कह सकते हैं, पीस, एनवायरनमेंट, जेंडर राइट, इंडिजिनस पीपल राइट एंड ऑल, न्यू सोशल मूवमेंट। 43 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस दैट इज बीइंग क्रिएटेड एट द प्रेजेंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंटेन्ड इन फ्रीडम। मतलब यदि देखें तो इस पर क्या एक एका बनती है कि जो फ्रीडम के दायरे में क्या क्या आना चाहिए, तो सभी आना चाहिए जितना इसमें लिखा है। एब्सेंस ऑफ सर्टेन फिजिकल एंड लीगल बैरियर, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल प्रोविजन ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, सेकेंड जनरेशन राइट कह लीजिए, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल राइट्स, तो सभी। Who among the following have not made a distinction between public and private administration? देखिए, जितने भी क्लासिकल एरा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थिंकर हैं, फायोल हैं, ओरविक, गुलिक, वेबर, टेलर, ये लोग डिफरेंस नहीं करते हैं पब्लिक प्राइवेट में। तो हेनरी फायोल नहीं करेंगे, लेकिन साइमन, एप्पलबाय, जॉन गॉस करेंगे। Which of the following sets of country are all federal? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो फ्रांस, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका यूनिटरी आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका हम लोग के बगल में है, फ्रांस एक बहुत बड़ा यूरोपियन स्टेट है, और साउथ अफ्रीका, ये सब यूनिटरी स्टेट है। जबकि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, ये सब केवल इसी में जो है सभी फेडरल है। Which one of the following pair is correctly matched? गुनार मेडल बुक लिखते हैं द एशियन ड्रामा, और उसमें वो सॉफ्ट स्टेट की बात करते हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट सॉफ्ट स्टेट है। तो ये गलत है, यही तो वन जो है इज करेक्टली मैच, तो वन नहीं हो सकता है, वन वन उसका मिल गया हमें 2 3 4। अब बस यहाँ देख लीजिए, एंड्रे गुडनर, फ्रैंक, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, फ्रेज उनका डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट, उन्होंने क्वाइन किया था। रोस्टोव ने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नाम की बुक भी लिखी है, बताया भी है। और इमैनुअल वॉर्नस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए जाने चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म? मतलब ह्यूमन बिहेवियर को यूनिट मान के उसको फैक्चुअल या इंपेरिकल स्टडी करके फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पॉलिटिकल थ्योराइजेशन करना, समझना पॉलिटिकल फिनोमेना को, बिहेवियरलिज्म है, जो केवल पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं आया बल्कि सभी सोशल साइंस को इसने 1950s में ह्यूजली इन्फ्लुएंस किया। इसके जो 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, डेविड ईस्टन जो उसके फिलोसॉफिकल फादर भी कहे जा सकते हैं, बिहेवियरलिज्म को उन्होंने दिया रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यू को फैक्ट से सेपरेट करना, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। इन सब का मीनिंग आपको जानना चाहिए, नेट पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो इंपेरिसिज्म होगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू नहीं हो सकता है, ये वैल्यू को तो बहुत दरकिनार करता था, फैक्ट से सेपरेट करता था, साइंटिफिक मेथड होगी। मैच करना है यहाँ इसेया बर्लिन को आप निगेटिव लिबर्टी, जिन्होंने निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में बांटा और निगेटिव लिबर्टी को प्रेफर किया, ए का 3, तो यहाँ 50-50 आपने गेम खेल लिया। हयाक लिबर्टेरियन थिंकर ने डिफरेंस किया था इनजस्टिस एंड मिसफॉर्चून में, यदि आप नहीं भी जानते हैं तो कार्ल पॉपर एक कंजर्वेटिव थे, इंक्रीमेंटल चेंज या पीसमिल चेंज, सी का 2, तो सी के 2 और यहाँ ये हो जाता है क्रैक। सीबी मैकफर्सन जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट दिया। क्रिएटिव फ्रीडम मतलब इट इंटीग्रेट्स पर्सनल ऑटोनॉमी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक इक्विटी, उस टाइप के फ्रीडम। सो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जो है लिस्ट जो इंडिया के जो डिस्प्यूट है अपने नेबर्स के साथ में, उसकी कुछ जिक्र है। जैसे श्रीलंका के साथ में कछातीवू आइलैंड को लेके डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ वुलर बैराज, नेपाल काला पानी एंड सुस्ता बॉर्डर पे है, और बांग्लादेश के साथ न्यू मूर आइलैंड। अब मैच कर लीजिएगा। न्यू मूर आइलैंड है क्या, ये भी मैंने आपके लिए दिया है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। देयर इज ए सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी ऑफ यूएन सेक्रेटरी। ओके, कौन पहले कौन बाद, पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखते हैं। यदि आपको केवल इतना पता है कि दाग हैमरस्कॉल्ड जो है सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो है
वो ट्रैगवे ली हैं, वो तो इसमें दिखते नहीं, इसका मतलब डैग से ही शुरू होना चाहिए, तो यही 2 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। फिर आपको यदि ये पता है कि यूथान कि कर्ट वाल्डेन जो है वो पहले रहे हैं बुथरोस गैली से, तो ये गलत हो जाता है, तो एक ही सही निकलता है। बाकी आप जरूर जो है देख लीजिए, सभी जो 8-9 ज़्यादा है नहीं सेक्रेटरी जनरल, उनका एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? तो पठानकोट एयरबेस अटैक जो है वो होता 2016 में ही, लेकिन थोड़ा पहले होता है। उसके बाद उरी अटैक होती है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और फिर इंडिया और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर बनते हैं एससीओ के 2017 में। ये दोनों जो उरी और सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक के बाद एक 2016 में होता है, और उसी साल में शुरू में पठानकोट एयर अटैक होता है। Which of the following is not a technique for the use of national power? तो डिप्लोमेसी से नेशनल पावर बढ़ाई जा सकती है, एक्सर्ट किया जा सकता है इकोनॉमी से, मिलिट्री पावर से, लेकिन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आई डोंट थिंक कि नेशनल पावर को आप टेक्निक है बढ़ाने। और ये वैसे भी ये पावर टेक्निक नहीं है, ये लिबरल कॉन्सेप्ट है। हु इज क्रेडिटेड फॉर कॉइनिंग द टर्म सॉफ्ट पावर? वी ऑल नो, इन्होंने इसी नाम की बुक भी लिखी है, जोसेफ नई ने। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर क्या है कि बिना आप फोर्स के, मिलिट्री पावर के, अपने चार्म से, अपने वैल्यू से, जो आपकी इमेज जो पॉजिटिव है, उससे यदि अपनी बात आप इंटरनेशनल रिलेशन में मनवा लेते हैं तो उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। द लीनिएज ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इज सेड टू हैव बिगिन बाय थ्यूसिडाइडस। मतलब ऑफ कोर्स सबसे पुराने होंगे, उसी से तो आप रियलिज्म निकल के आएगा, तो थ्यूसिडाइडस या कौटिल्य कह सकते हैं, वो सबसे निकल के आती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर है, मतलब किसका वो नया अवतार है? तो वो गैट का नया अवतार है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये अभी भी ध्यान दीजिएगा, ये यूनाइटेड नेशन की जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ये जिंदा है, ऐसा नहीं कि मर गई है, लेकिन इसके जो न्यू अवतार के रूप में WTO सामने आता है 1 जनवरी 1995 को, ये डेट भी याद कर लीजिए। Identify the main argument of the principle of dependency using the code given। तो डिपेंडेंसी कहेगा कि डेवलपमेंट, यहाँ देखिए 2 ही सही है, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज is seen as a whole white man's burden? I don't think. The third world countries provide natural resource and cheap labor to the developed country, तो 2 सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट, इसका कोई मीनिंग इसमें नहीं है। डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज मेंटेन ए स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी बाय वेरियस मींस, मतलब वो डिपेंडेंट बना के रखते हैं डेवलपिंग कंट्री को, तो 2 और 4 विल बी करेक्ट। डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में थोड़ा मैंने दिया है, रॉल प्रेबिस सिंगर थेसिस को भी पढ़ लीजिएगा, वहीं से शुरुआत होती है कि टर्म ऑफ ट्रेड जो है बिटवीन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड द कोर कंट्रीज को कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, वो इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है। उससे लगातार जो है वो एक तरह का ड्रेन ऑफ वेल्थ होता चला जाता है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो रिलेटिवली रिच से रिच होते जाते हैं इन कंपैरिजन टू द डेवलपिंग कंट्री। रॉल प्रेबिस को इसके चलते फाउंडर ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। विच इज करेक्ट सीक्वेंस रिलेटेड टू गेम थ्योरी, ये मुझे पूरा ही वेग लगा है। इसमें जो सही सीक्वेंस जो है, प्लेयर होना चाहिए, फिर स्ट्रैटेजी, फिर पे ऑफ मैट्रिक्स की क्या होगा, कौन स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो क्या मिलेगा, और फिर गेम होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो दिया है एक ही सही बैठता है, गेम, सिलेक्शन, प्लेयर, इक्विलिब्रियम, शायद चेक कर लीजिएगा। Which of the following countries are included in ASEAN +3? तो आसियान अब तो 11 हो गए हैं, वैसे 10 कंट्री उसके मेंबर बहुत दिनों तक थे। उसमें जब चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया जुटता है तो इस ASEAN +3 होता है। फिर ASEAN +3 में जब इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है तो ASEAN +6 हो जाता है। और इसमें जब USA और रसिया जुड़ जाता है तो ये बन जाता है ईस्ट एशियन समिट, EAS। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है, ये तो मैंने चलिए देख के मैंने टिक कर दिया है सीधा, ये इसको आप टिक कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि सार्क एशियन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर बांग्लादेश में है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंटल सेंटर जो है वो पाकिस्तान में है,
और कोस्टल मैनेजमेंट सेंटर जो है मालदीव में है, और एशियन इंफॉर्मेशन सेंटर नेपाल में। ये सब याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी याद करना बहुत मुश्किल है कि 15 रिपोर्ट जो है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन देती है, सेकेंड ARC। अब उसकी कौन सी रिपोर्ट कब आई है, यदि इस तरीके से, यदि आई डोंट नो कितने लोग इसको याद कर सकते हैं, तो चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा दे दिया है इसकी जो A का 2, मतलब जो थर्ड रिपोर्ट है, थर्ड रिपोर्ट is crisis management, fourth report is ethics in governance, and fifth report is local governance, and sixth report is public order. Which of the following is the protection from evils of bureaucracy? मतलब ब्यूरोक्रेसी के कई प्रॉब्लम है, उसमें से कौन सा आपको प्रोटेक्ट करता है? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोटेक्ट करता है, फेयर एंड इफिशिएंट सर्विस मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन कभी आपको फेवर नहीं करेगा, तो उल्टा आपको डिसफेवर करेगा। तो 3 को निकाल दीजिए, तो 3 तो इन दोनों में केवल 4 को देखिए। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड कैबिनेट यदि ब्यूरोक्रेसी पे होती है तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए 1 2 4। रैंक जो क्लासिफाई किया जाता है कहीं भी ब्यूरोक्रेसी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी, इस पे क्वालिफिकेशन पे रैंक जनरली नहीं किया जाता, इसलिए 1 2 3 इज राइट। If a candidate does not get the required majority in an election of American president, अभी जैसे इलेक्शन हो रही है और दोनों में से किसी को नहीं मिलता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को फैसला करना पड़ता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से। इसी तरीके यदि वाइस प्रेसिडेंट में प्रॉब्लम हो तो सीनेट को करना पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रेसिडुअल पावर रिसाइड इन द स्टेट या फेडरेटिंग यूनिट? यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में। इंडिया छोड़ करके तीनों में जो रेसिडुअल पावर है वो स्टेट या फेडरेटिंग यूनिट के पास है। इंडिया में वो फेडरल यूनिट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल जो फेडरल यूनिट है उसके पास। Which of the following is a symptom of cooperative federalism? Cooperative federalism मतलब मिलजुल के जब स्टेट और सेंटर मिल के काम करते हैं, लेकिन कोई भी मुझे इसमें सही नहीं लगा। ए सेंस ऑफ कंपटीशन तो होगा नहीं। कोलेबोरेशन अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आई डोंट नो। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टेट, ये कहा जा सकता है, लेकिन केवल स्टेट नहीं, सेंटर भी। डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि जहां पे कि फेडरल यूनिट और जो फेडरेटिंग यूनिट है स्टेट, दोनों मिल के काम करते हैं, कंपटीशन नहीं है। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं इन सब से, तो शायद Which of the following is not presented by Gabriel Almond as a category of interest group? इंस्टीट्यूशनल है, एसोसिएशनल है, नॉन एसोसिएशनल है, और एक जो है नहीं दिया है वो है एनॉमिक, लेकिन ये नहीं है सपोर्टिंग। Which of the following is indicative of the relationship between input and output of a democratic political system? ये मुझे लगता है रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनपुट होती है वो डिमांड के फॉर्म में होती है, जो आउटपुट होते हैं वो उसको प्रोसेस करके जो है लॉ पॉलिसी के फॉर्म में। तो कितना रिस्पॉन्ड कर पाता है सिस्टम, उससे रिलेटेड होगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सोशल, ये भी एलिमेंट का दिया हुआ है, 2 से शुरू होगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, फिर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, फिर इंटरेस्ट एग्रीगेशन, और फिर लास्ट में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो 2 से शुरू होके 1 से एंड होता हुआ तो एक ही है, ओह नो 2 है, सॉरी। इसका मतलब है 2 के बाद जो है 2 के बाद 4 है, तो ये सही है, ठीक है, ये गलत है। Who among the following was critical of Marxist theory of surplus value? M.N. Roy जो है अपने लेटर पीरियड में जो है मार्क्सिज्म के काफ़ी क्रिटिक हो गए थे। उसमें से उन्होंने जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है और सरप्लस लेबर थ्योरी है उसकी भी वो जो है एक तरह से क्रिटिक हो गए थे। Whose power has increased the most from the delegated legislation system? जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार जब कानून बन जाता है, जैसे अभी कोई एक कानून बनी, कृषि कानून बनी, तो अब उसकी जो डिटेल्ड जो रूल्स, रेगुलेशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन जिससे कि वो लागू होती है, वो छोड़ दिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स पे। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिस्टम कहते हैं, और इससे पावर बढ़ी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या ब्यूरोक्रेसी की।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जैसे रिजर्वेशन है, कोटा है, कुछ स्पेशल फैसिलिटी देनी है, लंबा, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, रेजिंग ए डिसएडवांटेज ग्रुप टू ए लेवल from which it can compete in equal competition with other section of society. जैसे हम लोग अपने यहाँ दलित या पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन देते हैं, that is also positive discrimination. Who among the, it is social justice कह लीजिए लाने के लिए, who among the following is called the Saint Paul of the concept of bureaucracy, bureaucratic and capitic rationality, या nationality नहीं है, rationality है. सेंट पॉल मतलब कि सबसे ऊंचे संत जो ब्यूरोक्रेसी के या रेशनलिटी के कौन होंगे, मैक्स वेबर, और कौन हो सकता है. सारा जो इनका ब्यूरोक्रेसी है वो कैपिटलिस्ट और रैशनलिटी पे बेस्ड है, रैशनल लीगल अथॉरिटी. व्हाट डज ए पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई टू अचीव. सबसे अच्छा इसमें ये नॉट बिजनेस एफिशिएंसी या डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, पीपल्स, कंबाइनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद बिजनेस एफिशिएंसी, मतलब बिजनेस एफिशिएंसी भी हो लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वेलफेयर मेजर भी. ट्विन, who among the following is responsible for the formulation of welfare oriented economics and social selection theory. I think we should go with Amrita Sen, जिन्होंने की development as freedom और capability approach दिया है. Which of the following statement is correct regarding the speaker of the Lok Sabha? He holds office till the pleasure of president. No, जब तक मेंबर चाहेंगे तब तक. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही सी बी मेंबर ऑफ द हाउस. नो, ये नेसेसरी है कि मेंबर हाउस का होना है जब उनका इलेक्शन हो. इफ द हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द नॉर्मल पीरियड देन ही सी विल हैव टू लीव द ऑफिस. यस, लेकिन ये बहुत मजेदार है कि मान लीजिए कि एक हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर तब तक अपने ऑफिस को नहीं छोड़ता जब तक कि नेक्स्ट हाउस कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए और नया स्पीकर, जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूट होता है वैसे ही इनका ऑफिस वैकेट होता है. जब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तब तक स्पीकर का ऑफिस जिंदा रहता है, याद रखिएगा. सो डी डेफिनेटली विल बी रॉन्ग, लेकिन पढ़ देता हूं. इफ सी ही विशेस टू रिजाइन, तो उनको डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देना, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन? ऑफ कोर्स ग्रेनविल ऑस्टिन. और ये बुक इतनी बड़ी ग्रंथ मानी जाती है कि इंडिया में जजेस भी इस बुक को रेफर करते हैं ये समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे समझा जाए. In which of the following commission the participation of executive legislature and chief justice has been recommended in the appointment of judges of higher courts? Of course ये एक तरह का जो एक असफल प्रयास था गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने का, NJAC 99th अमेंडमेंट से. लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रयास को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पे जो है जुडिशियल रिव्यू करके रद्द कर दिया. उसमें जो सिलेक्शन कमेटी था उसमें सभी थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, चीफ जस्टिस. A federal state system include relation between union state, relation between states, mechanism for coordination between state, mechanism for resolving dispute among states, सब भी, तभी तो फेडरलिज्म है. Which of the following are discretionary power given to the governor? Sending report to the president of India to impose president rule है. Appoint minister नहीं, ये चीफ मिनिस्टर के सलाह पे करता है. Reserving certain bill, आर्टिकल 200 याद कीजिए, पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. मेकिंग रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है. तो 1 and 3 बहुत कम डिस्क्रिशनरी पावर है. इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने जजमेंट में, और अब तो हाई कोर्ट भी कहने लगी है कि जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर इज ऑल्सो हैविंग वेरी फ्यू discretionary power. For almost all their power they are bound by the aid and advice of the council of ministers headed by the elected chief minister. एडहॉक जजेस अपॉइंट जो किए जाते हैं ये आर्टिकल 127 के तहत होते हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि कोई बेंच चीफ जस्टिस बिठाना चाहते हैं, उसमें कोरम नहीं है, मान लीजिए 5 जजेस हैं लेकिन 4 ही मिल रहे हैं, तो एडहॉक जजेस हाई कोर्ट से उसमें बिठाए जा सकते हैं. सो देयर इज नो कोरम फॉर जजेस फॉर एनी कोर्ट. ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको डिमांड करता है कि आपने लाइन बाय लाइन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है. आर्टिकल 128 इससे जुड़ा हुआ है, याद कर लीजिए. अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की भर्ती, वहां भी एक वर्ड है विद द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का प्रायर एक तरह का अप्रूवल चाहिए। पंचायती राज सिस्टम जो है वी ऑल नो 3 tier सिस्टम है, सेल्फ गवर्नमेंट का लोकल लेवल पे है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। हियरार्किकल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन चूंकि वहां यहाँ ऑल हियरार्किकल भी है, ग्राम पंचायत है, मंडल पंचायत है, जिला परिषद है, लेकिन खुद अपने आप में ये 3rd tier है, लेकिन चूंकि इसमें 3 ही है तो 1 2 3 ले लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द टर्म मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर किसने यूज किया है? ये रजनी कोठारी ने यूज किया है। इसका मायने मैंने यह दे दिया है, मतलब मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर इज एविडेंट इन इंडियन पॉलिटी। In what context center-state relation is specifically referred to as municipal relation? ये बिल्कुल वेग क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी कोशिश की। म्यूनिसिपल रिलेशन का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी है, लेकिन नाता जो है बड़े ऑफिस से उसका एक डिपेंडेंसी का है। तो इसमें तो सब कुछ है, ये सेंटर का जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, प्लानिंग के थ्रू भी कंट्रोल था, यहाँ प्लानिंग छूट गया है। तो आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं कि म्यूनिसिपल रिलेशन इसमें कौन सा चूज करें हम, क्योंकि सभी सही दिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अभी तक 16 फाइनेंस कमीशन हुए हैं और आप सबको याद रखें कि पहले कौन। लेकिन चलिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 जरूर याद कीजिएगा, उसी के तहत फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, जो कि सेंटर स्टेट के बीच में फंड के बंटवारे और टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे पर एक तरह का रिकमेंडेटरी बॉडी है। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था केसी नियोगी, इसको जरूर याद कर लीजिए। और अभी जो लेटेस्ट है 16th वो है अरविंद पानीग्रह, इसके पहले एनके सिंह थे और 13 डॉक्टर विजय केलकर थे। यदि आप लकी हैं और आपको पता है कि 13 डॉक्टर विजय केलकर थे, तो उससे बाद में यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब 3 से एंड होगा तो एक ही है। अंडर हुज जुरिसडिक्शन इज द कंटिजेंसी फंड प्लेस्ड इन इंडिया? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट, और ये बातें लिखी हुई आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल 266 कहता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो इंडिया का खजाना है, जितने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं सब जाते हैं कंटिजेंसी फंड में, और वहीं से पूरी खर्चा होती है जो बजट के थ्रू पास होती है। पब्लिक अकाउंट जो है, जब गवर्नमेंट स्टेट या सेंटर पब्लिक से लोन लेती है, लाइक किसान विकास पत्र, MIS, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो वो पैसे को जो है पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, क्योंकि कभी भी पब्लिक उसको मांग सकती है। और कुछ पैसे जो है कंटिजेंसी फंड में रखा जाता है, कहीं भूकंप आ गई, आपदा आ गई, तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कुछ स्पेशल वे में प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका मतलब डिस्क्रिशनरी मतलब अगेन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो उसको सलाह दे तो वहां से प्रेसिडेंट उनको खर्च कर सकता है कंटिजेंसी फंड। Which of the following option is correctly matched? भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में आई है, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया, ये गलत है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनती है, ये सही है। जनता दल यूनाइटेड 2003 में बना है, ये गलत है। और राष्ट्रीय जनता दल 1997 में। तो पॉलिटिकल पार्टी कब बना है, उसकी क्या सिंबल है और कौन फाउंडर है, जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि किस कंट्री में, कुछ ही कंट्री आपको जानना है, वहाँ कौन से सिस्टम, वोटिंग सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम यूज होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट US और UK दोनों जगह होती है, तो A का 3 हो जाएगा। देन सेकेंड बैलेट सिस्टम, जिसको कि हम रन ऑफ वोटिंग भी कहते हैं, ये फ्रांस अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए करता है, कई कंट्री करता है, अभी टर्की ने किया है, ब्राजील ने किया, अर्जेंटीना ने किया, तो फ्रांस लेकिन बहुत फेमस है। B1, तो B का 1 यहाँ 1 है, तो ये आपका क्रैक हो जाता है। अल्टरनेट वोट सिस्टम जो है उसको प्रेफरेंशियल वोटिंग भी कहते हैं, इसको इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया अपनाता है। और एडिशनल मेंबर सिस्टम को हम मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जिसमें एक मिक्सचर है प्रोपोर्शनल और FPTP का, ये जर्मनी अपनाता है, वेरी फेमस। On what basis is the Indian federal system similar to American federal system? मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट नहीं सेम है, क्योंकि वहाँ रेसिडुअल पावर स्टेट के पास है। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट भी
नहीं है। इंडिया में स्टेट आर डिस्ट्रैक्टेबल, क्रिएट किए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। वहाँ स्टेट इस तरीके से आप क्रिएट मिटा नहीं सकते हैं। स्टेटस ऑफ जुडिशरी भी बहुत डिफरेंट है। जजेज वहाँ लाइफ टर्म अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम से एक फिक्स टर्म के लिए। लेकिन चौथा बिल्कुल सेम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। कितने, 3 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं, चेक कर लीजिएगा, 2 मेंबर हैं। जबकि इंडिया में हर स्टेट को उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे वैरी करता है रिप्रेजेंटेशन। किसी के पास में 2 होगा, किसी के पास 10-20। तो इस मायने में भी ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, ये भी गलत है, लेकिन चलिए फिर भी। Who among the following introduced the concept of civil society in modern Western political thought? Of course, Hegel, जिन्होंने ये कहा कि सिविल सोसाइटी एक डिफरेंसिया है बिटवीन फैमिली एंड स्टेट, एक तरह का बीच में। और यदि आप उसको ऐसे देखें डायलेक्टिकल वे में, तो यदि जो फैमिली है वो थेसिस है, तो सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस है और स्टेट जो है सिंथेसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनियो ग्राम्शी भी बहुत फेमस हैं अपनी सिविल सोसाइटी के एक्सपाउंडिंग या एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले हीगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मार्च? तो इसमें देखिए सभी सही है। मार्क सेफर्ड आप नहीं जानते होंगे, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा तो उन्होंने बुक लिखा है गांधी टुडे। रजनी कोठारी की ये बुक बहुत फेमस है, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और राजमोहन गांधी ने लिखा है द गुड बोटमैन, ये भी मैंने अभी जाना आप लोगों के साथ देखने के चलते। लेकिन जोहान गाल्टुन, जो कि पीस बाय पीसफुल मीन्स और निगेटिव पॉजिटिव पीस, इन सब के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा है लॉन्ग वॉक ऑफ पीस। लॉन्ग वॉक ऑफ पीस जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की एक बुक है, जिसको एडिट किया है प्रियंकर उपाध्याय ने, तो याद कर लीजिए। और जोहान गाल्टुन के भी जो पीस बाय पीसफुल मीन्स, इन सबको भी याद कर लीजिए। सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ मैच करना है, बहुत आसान है, क्योंकि डगलस सी नॉर्थ जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मार्क्स एंड ओल्सन जो लेके 1984 में आए थे। नियो लिबरलिज्म या लिबर्टेरियन थिंकर यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन हैं। कम्युनिटेरियन थिंकर यहाँ माइकल वॉल्जर हैं। और बिहेवियरिज्म एक ही बच जाता है, डेविड एप्टन। मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ये 3 तिकड़ी या 3 तलंग कह लीजिए, 3 मस्किटियर्स, 3 मोस्ट फेमस लिबर्टेरियन थिंकर जरूर याद कर लीजिए, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हैक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। Who was the first modern political thinker to ignore Aristotle? ये सब घिसा पिटा है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, हॉब्स। और जब बाद में जॉन रॉल ने रिवाइव किया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, तो उन्होंने हॉब्स को इग्नोर किया। Which among the following statement according to Rousseau is correct? The common good is not important, ऐसा नहीं है। The majority is always right, perhaps, लेकिन चलिए। Generals are more trustworthy than politicians, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। The general will is superior to the selfish interest of the individual, ये तो बिल्कुल उन्होंने कहा था, तो ये ज्यादा अच्छा है जनरल विल, चूंकि सबके हायर विल का एक सिंथेसिस है, इसलिए जनरल विल इज सुपीरियर टू द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल विल। यहाँ पे देखिए मैच करना बहुत आसान है। पीस, वी ऑल नो कि हम गांधी जी के साथ जाएंगे। गोल्डन मीन या गोल्डन बैलेंस, एरिस्टोटल निकोमेकियन एथिक्स नाम के बुक में। एलोगरी ऑफ केव जो है प्लेटो की एक मेटाफोरिक कॉन्सेप्ट है। और डेस्टिनी एज वुमेन, जिसको आप कह सकते हो फॉर्चूना, ये मैकियावेली की कॉन्सेप्ट है। सो मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? तो यहाँ देखिए, टू रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरलिटी नहीं होगा। बिलीफ इन इंडोजेनस राइट विच इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऐसा भी नहीं है। तो यूनिवर्सल राइट की बात करते हैं, नेचुरल राइट की। तो क्रिएटिंग पब्लिक ऑथोरिटी लाइक गवर्नमेंट और स्टेट विथ सोशल कंसेंसस, यही तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सब मिल करके कंसेंसस से जो पब्लिक ऑथोरिटी, ये जैसे स्टेट या गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो बाद में आती है, रिप्रेजेंटेटिव या लिबरल डेमोक्रेसी का एक फीचर बनता है मॉन्टेस्क के थॉट से, लेकिन ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक टीनेट। व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? तो लैक ऑफ एक्सटर्नल बैरियर। निगेटिव लिबर्टी, लैक ऑफ कंपल्सन्स ऑफ लॉ, एक तरह का कोई लिबर्टी नहीं। फ्रीडम फॉर नॉन इंटरफेरेंस, निगेटिव लिबर्टी तो एक ही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब यदि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, मतलब यदि आप खुद अपने
विल के मास्टर हो, आप जो चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाता है, जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो आप करने को कैपेबल है। दोनों ही पॉजिटिव लिबर्टी को दर्शाता है। 97 देखिए, आई डू नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये थ्योरी क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम का GHP प्रिंसिपल। द ओनली रियल डिग्निफाइड ह्यूमन डॉक्ट्राइन इज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल। ये क्या है? सर्वोदय, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, गांधी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? गांधी जी हिंद स्वराज सही है, MN रॉय इंडिया इन ट्रांजिशन सही है, कौटिल्या के अरसा सही है। तो केवल यही बच जाता है। और ये जो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है ये PV काने ने लिखी है, पता नहीं आपको पता हो, लेकिन ये तीनों आपको जरूर पता होना चाहिए, तो इससे आप ऑड वन आउट कर देंगे। Which one of the following is not the main provision of the Morley Minto reform? तो इसमें बाकी सब सही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज को बढ़ाई गई, there will be majority of government nominated member in central legislative council, communal separate electoral system दिया गया मुस्लिम्स को पहली बार, no elected member were given place in central legislative council। ये गलत है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर थे। इनफैक्ट इलेक्शन का जो एलिमेंट है पॉपुलर इलेक्शन का, कि पीपल वोट देंगे, वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही आया, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। अकॉर्डिंग टू केनेथ ऑर्गेन्स्की, जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेज थ्योरी देते हैं, क्या 4 स्टेज हैं? तो ऑर्गेन्स्की ने एक बुक लिखा था, द स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, जिसमें पहला है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब इंटीग्रेशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर नेशनल वेलफेयर, और फिर सफिशिएंसी या एफ्लुएंस की स्थिति। तो इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर, सफिशिएंसी। जब आप ऑर्गेन्स्की को देख रहे हैं तो W रोस्टॉव की जो 5 स्टेजेज है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, टेक ऑफ एंड प्री टेक ऑफ एंड लाइक दैट, जो एयरप्लेन वाली जो एनालॉजी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने इसको एक तरह से रन थ्रू किया है और आपने देखा कि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी नॉलेज देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़े दिमाग को चकराते हैं और आपको लगता है कि कौन सा आंसर सही होगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसा होता है, और ये इसलिए बहुत रिप्रेजेंटेटिव है कि जो एक्चुअल UGC नेट में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग ऐसे ही आते हैं। तो ये पेपर बहुत अच्छा, आई होप कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए एक बार फिर से आपको हैप्पी धनतेरस, यदि आप इसको मनाते हैं तो हैप्पी दीपावली। टुमारो यदि आप पॉल साइंस हेल्प के टेस्ट सीरीज के मेंबर हैं तो डेफिनेटली हम लोग दिवाली साथ में मनाएंगे। अदरवाइज भी टू ऑल माय स्टूडेंट्स हैप्पी दिवाली, हमेशा जगमगाते रहें, आप सभी खुश रहें। बाय, टेक केयर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताएं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग नेट JRF दिसंबर बैच का, जो आपको यूजफुल है सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, SSB, PGT एंड RPSC जैसे एग्जाम के लिए भी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विथ योर मेल, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर at polschelp@polschelp.in। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इसी सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर इन गुड स्पिरिट। बाय।